क्या इस बात पर यकीन किया जा सकता है कि अगर 2 साल से छोटे बच्चे को दिन में सिर्फ 30 मिनट के लिए यानी बस आधे घंटे के लिए मोबाइल फोन दिया जाए तो उसके बोलने की क्षमता में 49% तक की देरी हो सकती है? हाँ, और ये फैक्ट सच में मतलब किसी को भी डरा देने के लिए काफी है। बिल्कुल, क्योंकि देखा जाए तो हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि फोन तो बस एक तरह का डिजिटल पैसिफायर है। सही बात है, एक आसान तरीका बच्चे को थोड़ी देर शांत बिठाने का। हाँ, ताकि हम घर के बाकी काम निपटा सकें। पर असल में ये एक साइलेंट टाइम बॉम्ब की तरह काम कर रहा है। तो आज की इस गहराई से की गई चर्चा में हम इसी तरह के चौंकाने वाले फैक्ट्स को यानी इन मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक तथ्यों को डिकोड करने वाले हैं। और ये बहुत जरूरी डिस्कशन है आज के टाइम में। सही कहा आपने। तो हमारा मिशन क्या है? हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के सुरक्षित, आत्मनिर्भर और इमोशनल डेवलपमेंट का असली ब्लूप्रिंट क्या है। हम आज आधुनिक गुरुकुल और ट्रू लाइफ वॉक टुवर्ड्स द लाइट की उन नोट्स और सोर्सेज को एनालाइज कर रहे हैं जो एक बहुत ही बेसिक सा सवाल उठाते हैं। और वो सवाल ये है कि क्या आज के टाइम में बच्चों को सिर्फ पालना, मतलब उनका पालन पोषण करना काफ़ी है? तो इन सब का क्या मतलब है? ये शिफ्ट क्यों ज़रूरी है? मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि हम किसी पर्सनल या पॉलिटिकल साइड को सपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि प्योर सोर्स मटेरियल में जो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं बस उन्हें समझने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो सवाल आपने उठाया, ये आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती को हमारे सामने रखता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब हम सिर्फ पालने या नर्चरिंग की बात करते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ होता है? बुनियादी जरूरतों पर, जैसे अच्छा खाना, कपड़े, एक बढ़िया स्कूल। राइट, एक बेसिक प्रोवाइडर वाली फीलिंग आती है। एग्जैक्टली। लेकिन जो डेटा हमारे पास है और जो चाइल्ड साइकोलॉजी आज कहती है, वो साफ इशारा कर रही है कि आज का माहौल इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है ना कि सिर्फ भौतिक सुविधाएं देना या टॉयज खरीद देना अब ये कोई इफेक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं बची है। तो फिर क्या चाहिए बच्चों को आज के टाइम में? उन्हें अब सिर्फ एक प्रोवाइडर या पालक की जरूरत नहीं है, उन्हें एक प्रथम गुरु की ढाल चाहिए। ये एक बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। सिर्फ सर्वाइवल से लेकर, यानी बच्चा बस ठीक ठाक बड़ा हो जाए, वहाँ से लेकर एक मजबूत चरित्र निर्माण तक का लंबा सफर है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये पालक और प्रथम गुरु के बीच की जो लाइन है ना, ये बहुत बारीक है। हाँ, बारीक है पर बहुत गहरी भी है। वही ना, क्योंकि कोई भी माता पिता या गार्डियन जो बच्चे की जिम्मेदारी उठा रहा है वो तो अपनी तरफ से बेस्ट ही कर रहा होता है। तो इस शिफ्ट को हम प्रैक्टिकली कैसे डिफाइन करें? इसकी डेफिनेशन ना उनके आखिरी लक्ष्य यानी उनके एंड गोल और तरीकों में छुपी है। कैसे? जब नजरिया सिर्फ एक पालक का होता है तो पूरा फोकस इस बात पर रहता है कि भाई सारे फिजिकल नीड्स टाइम पर पूरी हो जाए। उन्हें लगता है कि बढ़िया एजुकेशन दे दी, अच्छा खाना खिला दिया तो बस हमारी ड्यूटी पूरी हो गई। हाँ, एक चेकलिस्ट की तरह चेक चेक चेक। राइट। और जब बात डिसिप्लिन की आती है, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है, तो एक पालक अक्सर कंट्रोल करने के लिए डर और सजा का इस्तेमाल करता है। वो मतलब डांट देना या रूम में बंद कर देना। हाँ, इसके पीछे उनकी सोच ये होती है कि बच्चा गलतियां ना करे और इस कम्पिटिटिव सोसाइटी में किसी तरह सर्वाइव कर जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रथम गुरु की भूमिका है, उसका दायरा बहुत ब्रॉड है। उनका फोकस सिर्फ सर्वाइवल पर नहीं बल्कि चरित्र निर्माण, मेंटल सेफ्टी और इमोशनल ग्रोथ पर होता है। तो वो डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते हैं कहते हैं? बिना डर के? वो डर नहीं यूज करते, वो आदतों का, अपने खुद के एग्जाम्पल्स का और सबसे जरूरी संवाद यानी डायलॉग और बातचीत का सहारा लेते हैं। उनका गोल एक आत्मनिर्भर, लचीला यानी रिजिलिएंट और संस्कारी इंसान बनाना होता है। वाह, मेरी नजर में ये कुछ ऐसा है जैसे पालक होना एक माली की तरह है जो सिर्फ पौधे को पानी दे रहा है और खुश हो रहा है कि पौधा बाहर से हरा भरा दिख रहा है। सही एनालॉजी है ना? लेकिन एक प्रथम गुरु होना उस माली की तरह है जो ना सिर्फ पानी दे रहा है बल्कि मिट्टी की क्वालिटी चेक कर रहा है। वो पौधे की जड़ों को इतना मजबूत कर रहा है कि कल को अगर कोई भारी आंधी आए तो वो पौधा, वो बच्चा खुद उस तूफान का सामना कर सके। एब्सोल्युटली, बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया आपने। और ये जड़ों को मजबूत करने की जो प्रोसेस है ना, ये डर से तो कभी हो ही नहीं सकती। पर डर से बच्चे बात तो सुनते हैं ना तुरंत? बात नहीं सुनते, वो सिर्फ आज्ञा पालन करते हैं, जिसे हम कंप्लायंस कहते हैं। उन्हें समझ नहीं आती कि वो काम क्यों कर रहे हैं। अच्छा, मतलब वो सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। हाँ, जब डिसिप्लिन डर पर बेस्ड होता है तो वो सिर्फ तब तक काम करता है जब तक डराने वाला इंसान उस कमरे में मौजूद है। जैसे ही वो हटा, डिसिप्लिन गायब। ओके, जैसे टीचर क्लास से बाहर गई और
शोर शुरू। एग्जैक्टली। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ। मान लीजिए किसी बच्चे के हाथ से कांच का ग्लास टूट जाता है। हाँ, आम बात है। अब अगर वहाँ माहौल डर वाला है तो बच्चा क्या करेगा? वो तुरंत झूठ बोलेगा, कहेगा मम्मी ग्लास बिल्ली ने गिरा दिया या हवा से गिर गया। क्योंकि उसे डांट पड़ने का डर है। सही पकड़ा। वो असल में ग्लास टूटने की प्रॉब्लम से डील कर ही नहीं रहा है, वो सजा के डर से डील कर रहा है। वाओ, ये बहुत डीप बात है ना? लेकिन अगर वहाँ एक प्रथम गुरु वाला नजरिया है तो वो संवाद करेगा। वो ये नहीं पूछेगा कि तुमने ग्लास क्यों तोड़ा, वो ये पूछेगा कि ग्लास कैसे गिर गया और अगली बार हमें से गिरने से कैसे बचा सकते हैं। तो इससे क्या फायदा होता है? इससे बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है। संवाद से बनी ये समझना जीवन भर उसके साथ रहती है। वो अपनी गलतियों को छुपाता नहीं, उनसे सीखता है। ये सच में एक बहुत ही व्यवहारिक एग्जाम्पल है। अगर बचपन में ही उन्हें ये समझ आ जाए कि गलतियों पर नॉर्मली बात की जा सकती है तो आगे चलकर बड़ी प्रॉब्लम सुलझाना उनके लिए आसान हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। पर अब यहाँ मेरा एक सवाल है। आज के टाइम में ये संवाद इतना ज्यादा जरूरी क्यों हो गया है? मेरा मतलब है, पहले के दौर में तो माता पिता इतने साइकोलॉजी या प्रथम गुरु जैसे कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं देते थे, फिर भी हम सब बड़े हो ही गए ना। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया आपने। देखिए, पहले का समय और आज के समय के खतरों में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे खतरे? आज के खतरे फिजिकल से कहीं ज्यादा साइकोलॉजिकल और इनविजिबल है। जो 49% स्पीच डिले यानी बोलने में देरी वाला डाटा आपने शुरू में बताया था। हाँ, 30 मिनट की स्क्रीन टाइम वाला। हाँ, वो सिर्फ एक ट्रेलर है। आज सबसे बड़ा खतरा ये डिजिटल लत है। जब एक बच्चा नॉर्मल इंसानों के बीच पल रहा होता है तो लोगों के हाव भाव देखकर, होठों की मूवमेंट को पकड़कर और आंखों में देखकर लैंग्वेज सीखता है। ओके, नेचुरल तरीके से। राइट। हमारे दिमाग में ना मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। एक मिनट, ये मिरर न्यूरॉन्स को थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। हाँ। क्या ये दिमाग के वो पार्ट्स हैं जो आसपास के लोगों की नकल करके सीखते हैं? जी ठीक वही। जब कोई आपके सामने मुस्कुराता है तो एक बच्चे के मिरर न्यूरॉन्स भी एक्टिवेट होते हैं। हाँ। और उसे सिखाते हैं कि ओ, इसे मुस्कुराना कहते हैं। वाह, कितना अमेजिंग मैकेनिज्म है बॉडी का। बिल्कुल। जब कोई बातचीत करता है तो ये न्यूरॉन्स लैंग्वेज और इमोशंस को डिकोड करते हैं। लेकिन जब वही बच्चा लगातार एक स्क्रीन देख रहा होता है तो क्या होता है? कम्युनिकेशन वन वे हो जाता है। एग्जैक्टली। स्क्रीन तो बच्चे के रिएक्शन पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देगी ना। वो हंसेगा तो स्क्रीन वापस नहीं हंसेगी। वहाँ कोई मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव नहीं होते जो लैंग्वेज या सोशल स्किल सीखने के लिए जरूरी हैं। तो मतलब जो माँ बाप सोचते हैं कि फोन दे दिया तो बच्चा चुप बैठा है, वो 30 मिनट का वो डिजिटल पैसिफायर असल में उस बच्चे के दिमाग के नेचुरल डेवलपमेंट में एक बहुत ही बड़ी रुकावट डाल रहा होता है। बाप रे, ये तो बहुत ही डिस्टर्बिंग बात है। अनजाने में ही सही हम उनके दिमाग की स्पीड को धीमा कर रहे हैं। सही में। और सिर्फ छोटे बच्चे नहीं। हाँ, मैं वही आने वाला था। इन सोर्सेज के आगे की डिटेल्स पर नजर डालें तो एक और डरावना डेटा सामने आता है कि लगभग 12% टीनेजर्स, मतलब 12% किशोर, अपनी मोबाइल एक्टिविटीज को अपने पेरेंट्स से छुपाते हैं। और ये बहुत बड़ा नंबर है आज के कॉन्टेक्स्ट में। बिल्कुल। और ये सिर्फ आम ब्राउजर हिस्ट्री डिलीट करने की बात थोड़ी ना है। ये तो एक पूरी पैरेलल दुनिया, एक समानांतर दुनिया बनाने की बात है जिसके बारे में घर वालों को रत्ती भर भी भनक नहीं होती। और यही समानांतर दुनिया बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। जब एक टीनेजर अपनी डिजिटल लाइफ ऐसे छुपा रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो एक ऐसी सीक्रेट लाइफ जी रहा है जहां तक किसी गुरु या गाइड की पहुंचना लगभग नामुमकिन है। राइट। और उस हिडन दुनिया में बुलिंग हो सकती है, गलत कंटेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और सिर्फ डिजिटल दुनिया की ही बात नहीं है। आज के टाइम में बच्चों पर परफॉर्मेंस का, स्कूल एग्जाम्स का और सोशल मीडिया पर दूसरों से बेहतर दिखने का इतना भारी प्रेशर है। इसकी वजह से डिप्रेशन और स्लीप डिसऑर्डर्स, नींद ना आने की बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। बच्चों में नींद ना आने की प्रॉब्लम, ये तो पहले कभी सुनने में ही नहीं आता था। आजकल आम हो गया है। बच्चे बाहर से बिल्कुल शांत, चुपचाप और नॉर्मल दिख सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर झेल रहे होते हैं। और इसी के साथ एक फिगर फिजिकल सेफ्टी का भी आता है हमारे सोर्सेज में, जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। हाँ, वो फिगर्स तो और भी परेशान करने वाले हैं। बल अपराधों में यानी चाइल्ड क्राइम्स में 21% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है, 21%। और सबसे बड़ी आयरनी देखिए, उस सोर्स मटेरियल के मुताबिक बच्चों में सही और गलत स्पर्श यानी गुड टच और बैड टच की समझ का बहुत बड़ा अभाव है आज भी। ये बहुत ट्रेजेडी वाली बात है। तो सिचुएशन देखिए, एक तरफ डिजिटल दुनिया का वो अदृश्य खतरा है, दूसरी तरफ उस एक्सपेक्टेशंस और डिप्रेशन का मेंटल बोझ है, और तीसरी तरफ असर दुनिया में यानी रियल लाइफ में
फिजिकल असुरक्षा है। ये वो पॉइंट है जहां हमें ये समझना होगा कि फिजिकल चोट जो लगती है वो तो हमें बाहर से दिख जाती है ना? हाँ, घुटने पर खरोच आई, खून निकला तो दिख गया। एग्जैक्टली और हमने तुरंत डिटॉल या एंटीसेप्टिक लगा दिया। लेकिन ये जो आज के मॉडर्न खतरे हैं, चाहे वो साइबर बुलिंग हो, डिजिटल एडिक्शन हो, हिडन डिप्रेशन हो या भगवान न करे किसी गलत टच का मेंटल ट्रॉमा हो, ये सब अदृश्य होते हैं, इनविजिबल। और इनका असर सीधा दिमाग पर होता है। ये अंदर ही अंदर बच्चे को खोखला कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन अदृश्य खतरों का ना कोई सॉफ्टवेयर एंटीवायरस होता है जो आप किसी के दिमाग या फोन में इंस्टॉल कर दो। फिर बचाव कैसे होगा? इनसे बचने का तरीका क्या है? इनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है घर के अंदर ही सुरक्षा का गुरु बनना। तो चलिए इस पॉइंट पर आते हैं। इन अदृश्य खतरों से निपटने के लिए उन नोट्स में एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट दिया गया है जिसे कहते हैं विश्वास का चक्र, यानी साइकिल ऑफ ट्रस्ट। हाँ, ये साइकिल ऑफ ट्रस्ट इस पूरी फिलॉसफी का कोर है। उसमें कहा गया है कि अगर घर के अंदर ये चक्र, ये साइकिल मौजूद है तो वो बच्चे के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन जाता है। इस साइकिल के 3 बहुत क्लियर स्टेप्स बताए गए हैं। पहला, बिना जज किए सुनना, यानी लिसनिंग विदाउट जजमेंट। दूसरा स्टेप है, बच्चा बिना किसी डर के अपनी बात शेयर करता है। और तीसरा, इससे उनकी मेंटल और फिजिकल सेफ्टी इंश्योर होती है। और अगर घर का माहौल इतना सेफ है तो बच्चा बाहर का हर खतरा आके सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताता है। लेकिन यहाँ एक कैच है। क्या कैच है? इसका जो पहला स्टेप है ना, बिना जज किए सुनना, वो सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, पर असल जिंदगी में इसे प्रैक्टिकली लागू करना उतना ही कॉम्प्लेक्स है। वहीं पर मेरा सवाल आने वाला था। बोलना तो बहुत आसान है कि हाँ मैं ओपन माइंडेड हूँ, बिना जज किए सुनूंगा। हाँ, हम सब यही सोचते हैं। पर प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड सिनेरियो सोचिए। मान लीजिए आपका बच्चा स्कूल से सस्पेंड होकर घर आता है या फिर आकर रोता है और बताता है कि उसने किसी दोस्त की कोई बहुत कीमती चीज चुरा ली है या किसी को इंटेंशनली हर्ट किया है। हाँ, वो मोमेंट्स बहुत हैवी होते हैं। ऐसे क्रिटिकल मोमेंट में एक इंसान के लिए बिना जज किए, बिना अपना गुस्सा दिखाए या बिना डिसअपॉइंटमेंट शो किए सिर्फ शांति से सुनना, मुझे लगता है ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उस फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में गुस्से को कैसे कंट्रोल करें लोग? आपका सवाल बिल्कुल नेचुरल है और ये इम्पॉसिबल इसलिए लगता है क्योंकि एक पेरेंट के रूप में हमारी जो नेचुरल रिएक्शन होती है वो हमेशा आउटकम यानी परिणाम पर फोकस करती है। हम तुरंत फिक्स करना चाहते हैं। राइट, हमें लगता है कि बस इसे अभी ठीक करना है, अभी डांटना जरूरी है। लेकिन यहीं पर ठीक इसी मोमेंट में एक पालक और एक प्रथम गुरु का सबसे बड़ा टेस्ट होता है। जब ऐसी कोई बड़ी गलती सामने आती है ना, तो एक आम रिएक्शन होता है तुरंत सजा सुनाना या रोना या चिल्लाना कि तुमने हमारी नाक कटवा दी, जो कि नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है। लेकिन अगर उस क्रिटिकल वक्त पर गुस्सा किया गया तो पता है बच्चे के दिमाग में क्या रजिस्टर होगा? उसके दिमाग में एक लॉजिक हमेशा के लिए बन जाएगा कि सच बोलने का मतलब है अपमानित होना और सजा पाना। अगली बार जब उससे कोई भी गलती होगी, या छोड़िए उसकी गलती, अगर बाहर का कोई इंसान उसके साथ कुछ गलत करेगा तो वो कभी घर आकर नहीं बताएगा। वो इस डर में जिएगा कि कहीं पेरेंट्स आकर मुझे पर न चिल्लाने लगे कि तू ही वहां क्यों गया था। मतलब गलती सुनने और रिएक्ट करने के बीच का जो वो 3 सेकंड का पॉज या ठहराव है, क्या वो बच्चे के आगे के पूरे फ्यूचर की ईमानदारी तय कर रहा है? एकदम 100%, 100%। बिना जज किए सुनने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम उस गलती को जस्टिफाई कर रहे हैं या उसकी कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगी। ओके, मतलब रूल्स रहेंगे पर उस मोमेंट पे नहीं। एग्जैक्टली। उसका मतलब सिर्फ इतना है कि जब बच्चा कुछ बता रहा है, उस प्रिसाइज मोमेंट में उसे ये फील होना चाहिए कि उसका अपनी गलती मानना, वो सच बोलने की हिम्मत उस गलती से बड़ी है। सुधार तो बाद में भी हो सकता है ना? हाँ, जब दिमाग ठंडा हो जाए दोनों का। राइट, नियम बाद में बन सकते हैं, लेकिन उस पल में आपको सिर्फ एक सुरक्षित लिसनर बनना है। और जब वो पहला स्टेप विदाउट जजमेंट सुनना पूरा होता है, तब वो साइकिल घूमता है। फिर बच्चा ओपनली सब कुछ शेयर करने लगता है, अपनी इनसिक्योरिटीज, अपने डर, सब कुछ बिना किसी झिझक के। बिल्कुल, ये सच में नजरिया बदलने वाली बात है। हम उनका बिहेवियर तो कल भी सुधार सकते हैं, लेकिन अगर आज कम्युनिकेशन का, संवाद का वो दरवाजा हमने गुस्से में बंद कर दिया तो शायद वो हमेशा के लिए लॉक हो जाए। हाँ, और ट्रस्ट रीबिल्ड करना सबसे मुश्किल काम है। और जब ये कम्युनिकेशन का दरवाजा खुला रहता है, जब ये विश्वास का चक्कर घर के अंदर स्ट्रांग होता है, तभी वो बच्चा बाहर की प्रैक्टिकली बुरी दुनिया का सामना करने के लिए रेडी होता है। एग्जैक्टली। और यहीं से हमारा दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, द सेफ्टी शील्ड, यानी सुरक्षा कवच। हाँ, और ये कॉन्सेप्ट सीधे तौर पर उस 21% चाइल्ड क्राइम वाले डेटा से लड़ने का बहुत ही प्रैक्टिकल टूल है।
तो इस सेफ्टी शील्ड के बारे में हमें क्या समझना चाहिए? ये सेफ्टी शील्ड पूरी तरह से बच्चे की एम्पावरमेंट, उसके सशक्तिकरण पर बेस्ड है। उनके पास प्रैक्टिकली क्या औकात है खुद को बचाने की। इसको 3 क्लियर हिस्सों में डिवाइड किया गया है: रिकॉग्नाइज, से नो और रिपोर्ट। यानी पहचाने, ना कहें और रिपोर्ट करें। चलिए इसे तोड़ते हैं। पहला स्टेप, पहचाने। देखिए, अक्सर पेरेंट्स बच्चों को गुड टच और बैड टच सिर्फ बॉडी पार्ट्स के हिसाब से सिखाते हैं कि यहाँ छूना गलत है, वहाँ ठीक है। लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज्यादा सटल है। तो सही तरीका क्या है? गुड टच वो है जो बच्चे को प्यार, रिस्पेक्ट और सेफ्टी का एहसास कराता है, जैसे मम डैड का गले लगाना। और बैड टच सिर्फ वो नहीं जो फिजिकल रूप से गलत हो, बल्कि कोई भी ऐसा टच जो बच्चे को अनजाने में असहज, अनकंफर्टेबल, डरावना या अजीब सा फील कराए, वो बैड टच की कैटेगरी में आता है। मतलब बच्चे को अपनी उस गट फीलिंग को, उस इंट्यूशन को पहचानना सिखाना चाहिए। बिल्कुल, उन्हें उनकी गट फीलिंग पर ट्रस्ट करना सिखाना सबसे पहला सेफ्टी शील्ड है। ये गट फीलिंग वाला पॉइंट वाकई बहुत सॉलिड है। लेकिन इस शील्ड का जो दूसरा स्टेप है, ना कहें, वहां मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कल्चरल क्लैश आता है हमारे सोसाइटी में। कल्चरल क्लैश? हाँ। किस तरह का? देखिए, हमारे समाज में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, बचपन से ही एक बात दिमाग में डाली जाती है कि बड़ों की हर बात माननी चाहिए, उनसे जुबान नहीं लड़ानी, उनसे बहस नहीं करनी, वो जो बोलें शांति से मान लेना चाहिए। हाँ, संस्कार के नाम पर। वही तो। ऐसे माहौल में हम एक 5 या 7 साल के बच्चे को अचानक से ये कैसे सिखाएं कि वो किसी अडल्ट को, जो शायद कोई फैमिली फ्रेंड या रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उसके किसी अनकंफर्टेबल टच पर सीधे और पूरी आवाज में ना कह सके? क्या लोगों को नहीं लगेगा कि बच्चा बदतमीज हो गया? ये ओबीडियंस के खिलाफ नहीं जाता? ये आपने एक बहुत बड़ा डीप रूटेड कॉन्फ्लिक्ट हाईलाइट किया है। ये एक डीप सोशल डायलेमा है हमारा। लेकिन ओबीडियंस यानी आज्ञा पालन और सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा, इन दोनों के बीच एक बहुत ही बारीक रेखा होती है और वो बच्चों को सिखाना आवश्यक है। वो लाइन कहाँ ड्रॉ की जाए? बॉडी ऑटोनॉमी पर, यानी शारीरिक स्वायत्तता। बच्चों को बचपन से ये मैसेज मिलना जरूरी है कि उनका जिस्म सिर्फ और सिर्फ उनका है। जब बात उनके खुद के बॉडी की आती है ना, तो वहाँ किसी बड़े इंसान का, किसी अथॉरिटी का कोई पावर नहीं चलता। ये बहुत एम्पावरिंग स्टेटमेंट है ना? ना कहना यहाँ कोई बदतमीजी नहीं है, ये उनकी सबसे बड़ी सुपर पावर है। और इस डिस्कशन में हम क्या कह रहे थे? हम बच्चों को सिर्फ डेंजर से बचा नहीं रहे हैं, हम उन्हें जोर से ना कहना सिखाकर एक ऐसा इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग इंसान बना रहे हैं जो आगे चलकर लाइफ के हर फेज में, ऑफिस में या पर्सनल लाइफ में गलत चीजों के खिलाफ स्टैंड ले सके। मतलब हम सिर्फ उन्हें सिक्योर नहीं कर रहे हैं, उनकी आगे की पूरी पर्सनालिटी बिल्ड कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और तभी इसका तीसरा स्टेप काम आता है, रिपोर्ट करें। मतलब बच्चे के पास एक ऐसा सेफ सर्कल, एक सुरक्षित घेरा होना चाहिए जहां वो उस इंसिडेंट को आकर तुरंत बता सके। और सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये तीसरा स्टेप यानी रिपोर्ट करना बिना उस पहले वाले विश्वास के चक्कर के कभी काम ही नहीं कर सकता। अच्छा, दोनों कॉन्सेप्ट्स आपस में जुड़ गए यहाँ। बिल्कुल। अगर घर में वो विदाउट जजमेंट सुनने की आदत नहीं है, तो वो बच्चा कभी रिपोर्ट ही नहीं करेगा। उसे लगेगा कि यार अगर मैंने मम्मी पापा को बताया कि अंकल ने मुझे गलत तरह से टच किया, तो उल्टा मुझे ही गाली पड़ेगी, कहेंगे तू ही उनके पास क्यों बैठा था, या फिर जरूर तूने कुछ शरारत की होगी। ये डर उसे चुप करा देता है। हाँ, इसलिए ये दोनों पिलर्स आपस में डायरेक्टली लिंक्ड हैं। आप बिना घर में ट्रस्ट बिल्ड किए, बिना जज किए सुने, कभी भी बाहर के खतरों से उन्हें नहीं बचा सकते। जब ये खतरे सामने आते हैं तो माता पिता की स्वाभाविक प्रतिक्रिया डर की ही होती है, और इस डर के कारण अक्सर हम देखते हैं कि वे बच्चों पर पाबंदियां लगाना शुरू कर देते हैं। हाँ, फोन छीन लेना या बाहर जाने से रोक देना। एग्जैक्टली। उनका फोन छीन लेना, बाहर जाने का समय कम कर देना, लगातार उन पर पहरा बैठाना। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये सख्त रवैया काम करता है? मतलब क्या हम पाबंदियों की दीवार खड़ी करके उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि पाबंदियां दरअसल एक पालक का हथियार हैं। पाबंदियां बच्चे को बाहरी दुनिया से तो शायद कुछ देर के लिए काट दें, लेकिन वे बच्चे को माता पिता से भी दूर कर देती हैं। दूर कर देती। और इसी सुरक्षा में एक और महत्वपूर्ण आयाम है डिजिटल शील्ड। रिसर्च इसे स्क्रीन ट्रैप का नाम देती है। हाँ, ये डिजिटल लत का मुद्दा तो हर घर की कहानी है। बिल्कुल। जो बच्चे दिन में 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन पर बिताते हैं, उनमें आक्रामक व्यवहार, ड्राई आईज
और स्कूल के प्रदर्शन में भारी गिरावट देखी जाती है। तो यहाँ एक गुरु का हस्तक्षेप कैसा होना चाहिए? ये समझना जरूरी है कि सिर्फ वाईफाई बंद कर देना कोई स्थायी समाधान नहीं है। हाँ, वो तो पालक वाला तरीका हो गया, पाबंदी लगाने वाला। सही कहा। यहाँ समाधान तकनीक को दुश्मन बनाना नहीं है, बल्कि उसके उपयोग को प्रबंधित करना है। इसके लिए डिजिटल डिटॉक्स का सिद्धांत काम करता है। ये डिजिटल डिटॉक्स कैसे काम करता है बच्चों के साथ? घर में कुछ नो स्क्रीन जोन बनाना, जैसे खाना खाने की टेबल या सोने का कमरा, वहाँ किसी का फोन नहीं होना चाहिए। ये अच्छा नियम है। और सबसे अहम बात, खुले संवाद के जरिए बच्चों की ऑनलाइन दुनिया को समझना। वे क्या देख रहे हैं उसे लेकर उनसे बात करना, ना कि सिर्फ उन्हें इंटरनेट के खतरों से डराकर छोड़ देना। और यहाँ आकर ये विषय सच में बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम डिजिटल शील्ड या कोई भी नियम बना लें, लेकिन अगर बच्चे देखते हैं कि माता पिता खुद डिनर टेबल पर फोन चला रहे हैं, तो वो ढाल अंदर से ही टूट जाती है। बिल्कुल, बच्चे वही करते हैं जो भी देखते हैं। हाँ, जो हमें इस रिसर्च के दूसरे स्तंभ की ओर ले जाता है, चरित्र और संस्कार के गुरु। मतलब एक बार जब बच्चा सुरक्षित महसूस करता है, तब चरित्र निर्माण की नींव रखी जाती है। यहाँ अनुकरण चक्र और 80-20 रूल का जिक्र है। ये मनोविज्ञान का बहुत दिलचस्प हिस्सा है। हाँ, डेटा कहता है कि बच्चे 80% चीजें माता पिता के व्यवहार को देखकर सीखते हैं और केवल 20% उनके उपदेशों से। मतलब आप जो कहते हैं बच्चे वो कम सुनते हैं, आप जो करते हैं बच्चे वही बन जाते हैं। इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही स्पष्ट है। मानव मस्तिष्क में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। अगर आसान भाषा में समझें तो बच्चे असल में पैटर्न रिकग्निशन मशीनें हैं। पैटर्न रिकग्निशन मतलब वे हमारे हर काम का एक पैटर्न बनाते हैं। एग्जैक्टली। वो आपके शब्दों को नहीं, आपके द्वारा किए गए कार्यों के पैटर्न को डिकोड करते हैं। रिसर्च में नैतिक शिक्षा के 4 तरीकों का एक बहुत ही सटीक चार्ट दिया गया है। इस चार्ट में क्या है? इसमें सबसे ऊपर और सबसे प्रभावी तरीका है स्वयं वो उदाहरण बनना जो आप बच्चे में देखना चाहते हैं। दूसरा है दैनिक जीवन में कृतज्ञता और सम्मान की आदतें डालना। हाँ, और तीसरा है कहानियां सुनाना। और इस चार्ट में सबसे नीचे, यानी जो सबसे कम प्रभावी है, वो है केवल सलाह देना या डराना। मतलब जो हम सबसे ज्यादा करते हैं वही सबसे कम प्रभावी है। बिल्कुल। ये पूरा विज्ञान एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या माता पिता बच्चों को वो बनने के लिए कह रहे हैं जो वे खुद नहीं हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी आत्मनिरीक्षण करने पर मजबूर कर दे। आप बच्चों को किताबें पढ़ने के उपदेश दे सकते हैं, लेकिन अगर वे आपको हमेशा स्क्रीन के सामने देख रहे हैं तो वे आपके उपदेश को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देंगे। सही बात है। और इस चार्ट में जो कहानियों का जिक्र था वो मुझे हमारे प्राचीन ज्ञान की ओर ले जाता है। सोर्स मटेरियल बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि बच्चे अमूर्त विचारों या लंबे उपदेशों से नहीं जुड़ते, वे कहानियों के पात्रों से जुड़ते हैं। हाँ, कहानियां उनके दिमाग में एक अलग तरह से काम करती हैं। जैसे रामायण में बच्चों को निडरता या सही का साथ देने के लिए उपदेश की जरूरत नहीं है। मतलब जब वे हनुमान की निष्ठा, सीता के साहस और राम के सत्य की कहानी सुनते हैं तो वे अवचेतन रूप से उन गुणों को अपना लेते हैं। ये मनोविज्ञान की बहुत ही गहरी तकनीक है। देखिए, जब माता पिता बच्चों को भगवत गीता जैसी जटिल चीजें समझाना चाहते हैं तो श्लोक रटाने के बजाय अगर वे सही और गलत के स्पष्ट उदाहरण वाली कहानियां सुनाएं तो वो सीधे बच्चे के सबकॉन्शियस या अवचेतन मन में बैठ जाती है। सीधे अवचेतन मन में। हाँ, कहानियां उनके दिमाग के उस हिस्से को पार कर जाती हैं जो उपदेश सुनने पर विरोध या बोरियत महसूस करता है। रोज रात की एक छोटी सी कहानी असल में उनके भीतर न्याय और धर्म के बीज बोने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। ये बाहरी दुनिया और सही गलत की पहचान के लिए तो एकदम सही है। मतलब चरित्र तो बन गया, लेकिन तब क्या हो जब लड़ाई बाहर नहीं बच्चे के अपने भीतर चल रही हो? ये आपने बहुत गहरा सवाल पूछा है। जब वो किसी भावना के तूफान में फंसा हो तो क्या करें? यहीं से इस रिसर्च का तीसरा और सबसे गहरा स्तंभ शुरू होता है, भावात्मक विकास के गुरु या द गुरु ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। बिल्कुल। हमने चरित्र बना दिया, लेकिन भावनाओं को कैसे संभालना है इसके लिए EI की जरूरत है। हाँ, आज के युग में ये पूरी तरह से साबित हो चुका है कि अकेले IQ होना किसी को जीवन में सफल या खुश नहीं बना सकता है ना? एकदम सही। उच्च इमोशनल इंटेलिजेंस वाले बच्चे तनाव को कहीं बेहतर तरीके से संभालते हैं। इसके 4 मुख्य हिस्से होते हैं। वो 4 हिस्से कौन से हैं? पहला है आत्म जागरूकता, ये समझना कि मैं इस वक्त ठीक ठीक क्या महसूस कर रहा हूँ। दूसरा है आत्म नियमन,
मतलब उस भावना के आने पर मैं कैसी प्रतिक्रिया दूं। सेल्फ रेगुलेशन। हाँ। तीसरा है सहानुभूति या एम्पैथी, दूसरों की स्थिति और भावनाओं को समझना। और चौथा है प्रेरणा, यानी अपने काम के उद्देश्य को समझना। और सबसे अच्छी बात ये है कि रिसर्च में इसे घर पर विकसित करने के लिए बहुत ही व्यवहारिक उम्र के अनुसार अभ्यास दिए गए हैं। हाँ, वो प्रैक्टिकल टिप्स बहुत काम के हैं। जैसे 5 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए एक अभ्यास है, भावना का नाम बताएं। हम अक्सर देखते हैं कि जब छोटे बच्चे रोते हैं या नखरे करते हैं तो उन्हें खुद नहीं पता होता कि उनके अंदर क्या चल रहा है। वे बस उस भावना में बह जाते हैं। हाँ, माता पिता चेहरे के भाव वाले चार्ट या इमोजी दिखाकर उनसे पूछ सकते हैं कि क्या ये गुस्सा है या उदासी है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सिर्फ एक भावना का नाम बता देने से क्या बदल जाता है? इसके पीछे सीधा न्यूरोलॉजी का खेल है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब कोई बच्चा गुस्से या डर में होता है तो उसके दिमाग का वो हिस्सा सक्रिय होता है जिसे एमिगडाला कहते हैं। ये हमारा अलार्म सिस्टम है। एमिगडाला। इस समय तर्क करने वाला हिस्सा काम नहीं करता, लेकिन जैसे ही बच्चा अपनी भावना को पहचानने की कोशिश करता है और उसे एक नाम देता है, दिमाग में रक्त का प्रवाह एमिगडाला से हटकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की ओर चला जाता है, जो कि दिमाग का तार्किक हिस्सा है। एग्जैक्टली। यानी सिर्फ भावना का नाम लेने भर से दिमागी अलार्म शांत होने लगता है। अरे वाह, ये तो सच में चौंका देने वाला विज्ञान है। और इसी तर्ज पर 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए फ्रीज फ्रेम नाम की एक तकनीक दी गई है। हाँ, ये बहुत ही असरदार है। जब बच्चे को बहुत तेज गुस्सा आए तो उसे एक रिमोट के पॉज बटन की तरह 4 कदम उठाने हैं। रुकें, गहरी सांस लें, अपनी भावना का नाम लें और फिर कार्य करें। ली फ्रीज फ्रेम आत्मनियमन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये बच्चे के दिमाग में चल रहे उस सर्किट को तोड़ देता है जो उसे बिना सोचे समझे, मतलब आवेग में आकर प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करता है। और किशोरावस्था यानी 8 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए तीसरी तकनीक है इमोशन डायरी। रात में सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए 3 सवालों के जवाब लिखना। वो 3 सवाल बहुत जरूरी हैं। हाँ, आज मैंने क्या महसूस किया, क्यों महसूस किया और अगली बार मैं इस स्थिति में अलग क्या कर सकता हूँ। किशोरावस्था एक ऐसा समय होता है जब भावनाएं अपने चरम पर होती हैं। ये डायरी उन्हें ये देखने का मौका देती है कि वे अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं। इससे दिमाग का ध्यान नकारात्मकता से हटकर सकारात्मकता की ओर जाता है। ये तो बहुत ही प्यारा तरीका है। और इसके अलावा YouTube चैनल जैसे कॉस्मिक किड्स योगा के लिए और न्यू होराइजन गाइडेड मेडिटेशन के लिए बेहतरीन टूल्स हैं जो बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से शांत करते हैं। बल्कि आधुनिक दुनिया में परीक्षा का तनाव भी तो एक बड़ा खतरा है। बहुत बड़ा खतरा है। हमारे स्रोतों में IGF-MR के शोध पत्र का जिक्र है जो बताता है कि परीक्षा का अत्यधिक मनोवैज्ञानिक दबाव बच्चों में अवसाद और चिंता का कारण बन रहा है। बिल्कुल। माता पिता की अत्यधिक उम्मीदें बच्चे के उस प्राथमिक समूह वाले सुरक्षित वातावरण को ही खतरे में डाल देती हैं, जहां उसे सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करना चाहिए। हाँ, इसीलिए विशेषज्ञ माता पिता को लो स्टेक्स असेसमेंट अपनाने का सुझाव देते हैं। लो स्टेक्स असेसमेंट, अगर इसे हम आसान भाषा में कहें तो क्या इसका मतलब ये है कि किसी टेस्ट के नतीजे या ग्रेड्स को जिंदगी और मौत का सवाल न बनाना? एकदम सटीक कहा आपने। इसका मतलब है कि अगर बच्चे के नंबर कम आए हैं तो उसे ये ना महसूस कराया जाए कि उसका भविष्य ही खत्म हो गया। तो क्या करना चाहिए? बल्कि उस टेस्ट पेपर को सामने रखकर ये देखा जाए कि अच्छा, देखते हैं तुमने कहाँ गलतियां की, ताकि हम अगली बार इसे बेहतर कर सकें। ये तो नतीजों के बजाय प्रयासों की तारीफ करने का तरीका है। बिल्कुल। और इसके साथ ही घर में गैजेट्स के लिए नियम बनाना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि क्या नियम? जैसे भोजन करते समय या सोते समय कोई स्क्रीन नहीं होगी। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हमने भावनाओं को समझ लिया, कहानियों से नैतिकता सीख ली, स्क्रीन और तनाव के विज्ञान को भी जान लिया। लेकिन जब बच्चा इस सुरक्षित घर से बाहर निकलेगा तो क्या वो आत्मनिर्भर होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे पास डॉक्टर रीरी त्रिवेदी की एक बहुत ही व्यावहारिक सूची है जो बताती है कि उम्र के अनुसार बच्चों को घर के किन कामों में शामिल करना चाहिए। देखिए, ये सूची आत्मनिर्भरता की सीढ़ियों की तरह है। ये बताती है कि जिम्मेदारी का एहसास कोई रातों रात नहीं आ जाता। उदाहरण के लिए इसमें बताया गया है कि 3 से 6 साल का बच्चा धुले हुए तौलिया मोड़ सकता है या बिना गैस जलाए बनने वाले स्नैक्स बना सकता है। एक मिनट, एक 3 साल का बच्चा तौलिया कैसे मोड़ेगा? अरे वो तो उसे आड़ा टेढ़ा ही कर देगा ना। हाँ। और क्या, एक 7-8 साल के बच्चे से मैगी या पोहा बनवाना
या उसे कपड़े इस्त्री करने को कहना थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? कुछ लोगों को तो ये भी लग सकता है कि इतने छोटे बच्चों से काम करवाना उनके बचपन को छीनने जैसा है। यहीं पर हम मात खा जाते हैं। कैसे? ये बाल मजदूरी या बचपन छीनना नहीं है। दरअसल जब एक 3 साल का बच्चा तौलिया मोड़ता है तो लक्ष्य तौलिए को परफेक्ट मोड़ना होता ही नहीं है। तो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है बच्चे के भीतर ये विश्वास जगाना कि मैं भी इस परिवार का एक सक्षम और उपयोगी सदस्य हूँ। अरे वाह! और जब एक 7 साल का बच्चा आपकी निगरानी में पोहा बनाता है तो वो असल में अपनी मोटर स्किल्स और फोकस को बेहतर कर रहा होता है। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और इस सूची में एक और कमाल की बात है। क्या 12 साल से ऊपर के टीनेजर्स के लिए लिखा है कि वे कंप्यूटर या टीवी साफ कर सकते हैं, और सबसे मजेदार, दादा दादी के फोन में नए ऐप डाउनलोड करने या तकनीक समझने में उनकी मदद कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल एक नया नजरिया है। इसके पीछे बहुत गहरी साइकोलॉजी है। अच्छा, देखिए, टीनेजर्स के अंदर अक्सर विद्रोह या बगावत की भावना होती है। हाँ, वो खुद को आजाद महसूस करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो जब माता पिता उन्हें ये जिम्मेदारी देते हैं कि तुम दादा दादी को तकनीक सिखाओ, तो घर का पावर डायनामिक बदल जाता है। बच्चे को लगता है कि उस पर भरोसा किया जा रहा है। हाँ, और उसे लगता है कि उसके पास भी कुछ ऐसा ज्ञान है जो बड़ों के पास नहीं है। शोध बताते हैं कि जो बच्चे इस तरह घर के कामों में योगदान देते हैं, उनका व्यवहार बहुत कम आक्रामक होता है। और वे दूसरों के श्रम का सम्मान करना भी तो सीखते होंगे। बिल्कुल सीखते हैं। यानी बच्चों से घर का काम करवाना उनके पंखों को भविष्य की उड़ान के लिए मजबूत करने जैसा है, ताकि वो दुनिया में जाकर खुद को असहाय महसूस न करें। 100% घर की 4 दीवारी ही बच्चे की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण पाठशाला है, जहाँ का पूरा पाठ्यक्रम माता पिता के आचरण और उनके द्वारा दी गई जिम्मेदारियों से तय होता है। ये वाकई एक बहुत ही शानदार नजरिया। इस गहरे समझ का एक डायरेक्ट प्रमाण हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। बृहद धर्म पुराणा के पूर्व खंड अध्याय 2 में एक बहुत ही फेमस और पावरफुल श्लोका है। मैं वही मेंशन करने वाला था। वो श्लोका एक बार आप बताएंगे प्लीज? श्लोका कुछ इस तरह है: नास्ति मात्र समो देवा, नास्ति ताता समो गुरु, तयो प्रत्युपकारो ही न कथंचना विद्यते। वाह! जिसका सिंपल अर्थ अगर हम देखें तो ये है कि माता यानी माँ के समान इस दुनिया में कोई देवता नहीं है, और पिता के समान कोई गुरु नहीं है। और सबसे बड़ी बात, उनके इस उपकार का बदला जीवन में किसी भी तरह से कभी चुकाया ही नहीं जा सकता। बिल्कुल सही ट्रांसलेशन। और देखिए, आमतौर पर इस श्लोका को हम सिर्फ एक डिवोशनल या रिलीजियस लेंस से देखते हैं। हमें लगता है बस पेरेंट्स का महिमा मंडन हो रहा है, उन्हें रिस्पेक्ट देने की बात है। हाँ, वही टिपिकल प्रार्थना वाली फीलिंग आती है। लेकिन अगर आप इसे आज के साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट के चश्मे से देखें, तो ये एक एब्सोल्यूट साइंटिफिक फैक्ट है। एक बच्चे के स्टार्टिंग ईयर्स में उसकी दुनिया का हर फैक्ट, हर रियलिटी उसके पेरेंट्स के थ्रू ही उस तक पहुंचती है। राइट, पेरेंट्स ही उसके पहले फिल्टर होते हैं। हाँ, वो उनके लिए देवता समान है, क्योंकि वो उसकी नीड्स पूरी करते हैं एज अ पालक, और वो ही उसकी लाइफ के सबसे बड़े गुरु हैं, जो ये तय करते हैं कि वो बच्चा इस कॉम्प्लेक्स दुनिया को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, एज अ प्रथम गुरु। तो घूम फिर कर बात वही आ गई कि जो आधुनिक गुरुकुल या आज की इस मॉडर्न पेरेंटिंग साइंस की हम बात कर रहे हैं, वो कोई अचानक से आई नई थियरी नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ इस प्राचीन इटर्नल सच को आज के नए प्रॉब्लम्स, जैसे ये डिजिटल एडिक्शन, ये टीन डिप्रेशन और बढ़ती फिजिकल क्राइम रेट्स, इन सब के कॉन्टेक्स्ट में प्रैक्टिकली लागू करने का एक सिस्टम है। एक नया ब्लूप्रिंट है पुराने फाउंडेशन पर। ये वाकई एक बहुत ही फ्रेश पर्सपेक्टिव है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन बाहर गूगल पर या वर्कशॉप्स में ढूंढते हैं, जबकि कोर साइकोलॉजी हमारे पास हमेशा से थी। शायद इस मटेरियल रेस में, भौतिकवाद की इस दौड़ में कहीं ना कहीं हम सिर्फ और सिर्फ पालक या प्रोवाइडर बनकर रह गए थे, और उस प्रथम गुरु की जो रियल ड्यूटी थी, जिसे पुरानों ने देवताओं से ऊपर रखा, उसे शायद थोड़ा भुला बैठे। यही वो असली रियलाइजेशन है जो आज जरूरी है, क्योंकि जब घर की फाउंडेशन डायलॉग और सेफ्टी की होती है ना, तो बाहर का कोई भी मॉडर्न डिजिटल स्टॉर्म या खतरनाक तूफान उस फाउंडेशन को नहीं गिरा सकता। सही बात है। इस पूरे गहराई से की गए विश्लेषण ने बहुत सी नई लेयर्स को खोला है। हमने वो 49% स्पीच डीले के इनविजिबल थ्रेट को समझा, और हमने 21% चाइल्ड क्राइम के हार्श रियलिटी चेक को भी देखा। हमने मिरर न्यूरॉन्स की साइंस को समझा, और ये भी जाना कि 3 सेकंड का वो पॉज कितना मैजिकल है। हाँ, वो 3 सेकंड्स का पॉज जो तय करता है कि बच्चा सारी उम्र सच बोलेगा या झूठ। लेकिन इन सब पॉइंट्स, इन सब डेटा और मनोवैज्ञानिक तथ्यों को समेटते हुए
एक बहुत ही बेसिक पर डीप विचार है जो हमें हमारे श्रोताओं के मन में छोड़ना चाहिए ताकि वो इस बारे में खुद सोचें। जरूर। अगर एक छोटे से नन्हे बच्चे के जीवन में एक माँ या बाप का असर इतना सॉलिड है, इतना डीप और पावरफुल है कि खुद प्राचीन ग्रंथ उनकी तुलना साक्षात देवताओं और दुनिया के सबसे बड़े गुरु से करते हैं, तो जरा एक सेकंड रुककर हम सभी को सोचना होगा। दिन भर की इस हेक्टिक लाइफ में हमारी वो आम सी छोटे छोटे रिएक्शंस, गुस्से में अनजाने में पास किया गया कोई रैंडम सा जजमेंट, या ऑफिस के वर्क प्रेशर में घर आकर बच्चे पर निकाली गई एक छोटी सी थकान वाली डांट, या फिर शायद मोबाइल स्क्रॉल करते हुए उनकी आंखों में देखे बिना बस एक एब्सेंट माइंडेड सा कह देना। एग्जैक्टली। ये सारी बातें देखने में बहुत माइनर लगती हैं, पर क्या ये उस नन्हे दिमाग की पूरी रियलिटी, उसकी आगे की पूरी दुनिया को किसी डीप लेवल पर शेप नहीं कर रही होंगी? क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हर पल हर दिन हम अनजाने में ही सही उनके सारे डर, उनकी इनसिक्योरिटीज और उनके आने वाले कल का आत्मविश्वास अपने हाथों से ही लिख रहे हैं? ये वाकया में एक झंझोर देने वाला सवाल है। इसे ध्यान में रखना हमेशा जरूरी है। ये एक ऐसा थॉट है जिसका शायद आज हमारे पास कोई परफेक्ट यस और नो जवाब ना हो, लेकिन ये एक ऐसा थॉट जरूर है जो हम सभी को हर रोज एक रेगुलर पालक से बेहतर होकर एक प्रथम गुरु बनने के लिए प्रोवोक करता रहेगा। और इसी बहुत ही डीप और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विचार के साथ हम आज के अपने इस एनालिसिस को यहीं रोकते हैं। इस नॉलेज और इमोशन से भरी चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इस इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनाने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई गहन चर्चा के साथ।